बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको स्पर्श भाग 2 का अंतिम गद्य पाठ कारतूस पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचनाकार हैं हबीब तनवर। ये पाठ एक लघु नाटक कह सकते हैं, एकांकी कह सकते हैं, उस रूप में है, जिसके रचनाकार जो हबीब तनवीर हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद ब्रिटेन के नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए। फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता, कई रूपों में इनको ख्याति प्राप्त हुई और कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। इनके बहुत से प्रमुख नाटक जो हैं उनमें आगरा बाजार, चरणदास चोर बहुत अच्छे अच्छे हैं। उसी संदर्भ में आपको एक छोटा सा लघु नाटक, एकांकी कह सकते हैं, थोड़े से पात्रों को लेकर बहुत ही एक जाबाज सिपाही के ऊपर लिखा गया ये नाटक आपको मैं अब आगे पढ़ाऊंगी। तो आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए। फिर हम पढ़ते हैं अंतिम पाठ, गद्य का अंतिम पाठ कारतूस। अब बच्चों, मैं आपको संक्षिप्त सी जानकारी दूंगी सिर्फ पाठ के बारे में। बहुत थोड़ी सी पाठ की जानकारी दे देती हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए तो आपको विषय के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी और उससे आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए। शुरू में व्यापार ही करते थे, लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं थे। वे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर रियासतों ने कब्जा जमा लिया। उनकी नीयत समझ में आ गई। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास शुरू हो गए। बहुत प्रयास के बाद हम मुक्त हुए हैं। तो इस पाठ में भी एक ऐसे ही जाबाज सिपाही के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेज़ों को इस देश के बाहर निकालना ही माना जा सकता है। कंपनी के जो हुक्मरान थे, उन हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला ये दिलेर, निडर, शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की हिम्मत रखता था। इसलिए वो कर्नल के खेमे में पहुंच के और कर्नल पर ऐसा रौब जमाता है, उसके मुंह से भी ये शब्द निकले कि जो कि शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते हैं। तो उसकी हिम्मत की दाद देने की बात आती है तो उसे भी आश्चर्य लगता है। इसलिए मैं सीधे अब पाठ पर आती हूँ। इस जाबाज सिपाही की इस कहानी को मैं आपको पात्र परिचय पहले करा दूँगी, फिर उसके बाद मैं पाठ को पढ़ती चलूँगी और आपको समझाती रहूँगी। पाठ का सारांश संक्षिप्त में मैंने बताया, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि कारतूस जो बंदूक की गोली होती है उसको कहते हैं, और पाठ का नाम कारतूस रखा है तो मतलब कुछ है इसके अंदर। आपके अंदर एक उत्सुकता जगेगी तो एक जाबाज सिपाही की कहानी सुनने के लिए। तो मैं आपको पाठ पर लाती हूँ और कारतूस पाठ का परिचय कराती हूँ, पात्र परिचय। तो पात्र इसमें जो हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि 5 मिनट दिखाया है। ज़माना जो है वो है सन 1799 का रात का समय है। स्थान कहाँ का है? गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है।
वहाँ का वातावरण, जंगल में कर्नल कॉलिंस ने अपना खेमा डाल के वहाँ वो रह रहे थे और वहीं बैठे हुए दो अंग्रेज आपस में बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर बैठे हुए, चांदनी छिटकी है, अंदर लैंप खेमे में जल रहा है और वहीं बैठकर ये आपस में बातें करते हैं। उसी बात को एक लघु नाटक के रूप में, एकांकी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो कर्नल कहता है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट उत्तर देता है, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं और ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल ने जब इतना सुना तो उत्तर दिया कि उसके कारनामे सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। अब मैं आपको वातावरण समझा दूं कि वातावरण जो है वो जंगल के, गोरखपुर के जंगल का वर्णन चल रहा है और वहाँ पर बैठे हुए जो कर्नल हैं और लेफ्टिनेंट हैं आपस में बात करते हैं कि बहुत दिनों से वो जंगल में खेमा डाल के बैठे हुए थे। तो कर्नल को लगता है कि इस जंगल की ज़िंदगी जो है बहुत ख़तरनाक है, परेशानियों से भरी पूरी है। हफ्तों से वहाँ डेरा डाले हैं, सिपाही तंग आ गए हैं, खाने पीने की तकलीफ़ है और वज़ीर अली को पकड़ने के लिए वो खेमा डाले हैं और वज़ीर अली है कि जिसका कोई अता पता ही नहीं। कर्नल बड़े परेशान है, उसे दिक्कत होती है कि आखिर ये वज़ीर अली है कौन। लेफ्टिनेंट भी परेशान है, वो कहता है ये भूत है या आदमी। आदमी हो तो हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे मिलना चाहिए। लेकिन कर्नल भी वज़ीर अली की हिम्मत का लोहा मान लेता है। उसे लगता है कि बहुत मुश्किल है। उसके बारे में जितना उसने सुन रखा था, उसने बताया कि 5 महीने हुकूमत की और इस 5 महीने में वो अवध के दरबार में इतना असरदार हो गया कि लोग वहाँ उससे डरने लगे। बिल्कुल ये स्थिति आ गई कि अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल वहाँ का जो माहौल था बिल्कुल साफ़ हो गया। फिर लेफ्टिनेंट जो रहता है वो प्रश्न पूछता है कि कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है। तो कर्नल जवाब देता है कि अरे सादत अली आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का और उसका दुश्मन। तो उसने बताया कि सादत अली के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, आसिफुद्दौला का भाई है और वज़ीर अली का और उसका दुश्मन है। असल में कहानी वो बताते हैं कि असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद थी नहीं और उसी समय वज़ीर अली की पैदाइश होती है, जन्म होता है उनका। और वज़ीर अली के जन्म के बाद सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल आ गया कि सादत अली को ये लगने लगा कि वज़ीर अली का जन्म हो गया है तो सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल जाएंगी। अब वो डरना शुरू कर दिया, अब उसे अपनी मौत दिखाई पड़ने लगी। तो लेफ्टिनेंट पूछता है, अगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसले थी, सादत अली को अगर वह अवध के तख्त पर क्यों नहीं बैठाया जा सकता था, क्या दिक्कतें थीं। तो ये सारी बातें कर्नल कॉलिंस और जो लेफ्टिनेंट रहते हैं आपस में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं। तो वो समझाता है, उसको ये लगता है कि बताना ज़रूरत है। तो एक शब्द यहाँ आया है मसलहत। मसलहत का वास्तविक शाब्दिक अर्थ जो है वो है भेद, भेद के लिए। तो उन्होंने कहा कि मगर सादत अली को अवध के तख्त में बिठाने में
क्या परेशानी थी, क्या भेद हो रहा था, क्या दिक्कतें आ रही थी। तो कर्नल बोलता है कि सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत एहसानमंद आदमी है। तो कर्नल ने बताने की कोशिश की कि सआदत अली जो है वो आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का चाचा है। उसके मन में यह दुर्भावना समा गई थी कि वज़ीर अली उसकी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि आसिफुद्दौला को संतान न होने से सआदत अली ही अवध की गद्दी का उत्तराधिकारी बन जाता, पर वज़ीर अली अवध का शासक बनेगा और उसे मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लेगा। इस बात का उसे डर था। तो लेफ्टिनेंट कहता है मगर सआदत अली को अवध के तख्त पे बैठाने के लिए क्या मसलहत, क्या परेशानी हो रही थी। तो कर्नल ने बताया उसके बारे में कि बहुत एहसानमंद आदमी है, हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत साथ में लिखा हुआ है दे दी और 10 लाख रुपए भी नगद दिए हैं। अब वो भी मज़े करता है और हम भी, मतलब कुल मिलाकर कर्नल ने यहाँ पर सआदत अली को मिला लिया था। उससे वो कुछ ना कुछ लेता रहता था और वो भी आनंदपूर्वक रह रहा था और कर्नल को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए आगे क्या होता है। लेफ्टिनेंट कहता है सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। तो कर्नल उत्तर देता है अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। तो इस तरीके से जो कहानी है वो आगे बढ़ रही है। लेफ्टिनेंट ने सुन रखा था जो वो बातें आपस में कर्नल के साथ करते हैं कि सआदत अली को अवध की गद्दी पर बिठाना एक तरीके से अंग्रेज़ों की चाल थी। अवध का शासक आसिफुद्दौला और उसका पुत्र वज़ीर अली दोनों ही अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन मानते थे। इन दोनों के जो शासक रहते हैं अंग्रेज, अवध को कंपनी के राज्य में न मिला पाते और न उस पर अधिकार कर पाते, लेकिन कर्नल जो रहता है वो कुछ हद तक उनसे मिला रहता है। तो कर्नल जवाब देता है अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी और पूरी बात उन्होंने बताई कि वज़ीर अली ने भी दिल्ली उसे बुलाया, फिर शमसुद्दौला ने बुलाया। तो लेफ्टिनेंट को बड़ी उत्सुकता होती है, वो पूछता है कौन शमसुद्दौला। वो प्रश्न करता है कि कौन शमसुद्दौला। तो कर्नल जवाब देता है कि नवाब बंगाल का निस्बती यानी रिश्तेदार, नवाब बंगाल का रिश्तेदार का भाई है वो और बहुत ख़तरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट जो रहता है वो उत्तर देता है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अब उन्हें डर लगने लगा कि ऐसा हुआ तो कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में उसके विरोधी पैदा हो जाएंगे। अब क्या करना चाहिए, सब यही सब चर्चा चल रही है। वज़ीर अली अंग्रेज़ों के खिलाफ होने के कारण जंगलों में छिपा छिपा फिर रहा है। उसके पीछे का आगे का कारण मैं अभी आगे बताऊंगी। तो छिपा छिपा फिरता है, ये दोनों परेशान हैं उसे पकड़ने के लिए, खेमा डाले जंगल में पड़े हैं और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब उन्होंने सोचा कि आगे क्या करना होगा, तो उसके खिलाफ तो सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई थी। तो कर्नल कहता जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर ये लहर पूरे हिंदुस्तान में वास्तव में फैल गई तो फिर बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध भी पीछे रह जाएगा और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलजली के हाथों सब गंवा बैठेगी। उनके कहने का मतलब लॉर्ड क्लाइव ने जितनी भी जाल फैलाकर हिंदुस्तान से अधिकतर चीज़ें अपने हत्थे कर लिया था,
वो सब धीरे धीरे निकल जाएगी, ये बात वो सोचते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब उन्हें लगता है कि वज़ीर अली को किसी न किसी रूप में हमें अवश्य पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये वज़ीर अली वास्तव में हमें मारकर कुछ भी कर सकता है। ये डरते भी हैं अंदर से, और इसी की चर्चा वो बैठे हुए खेमे के बाहर कर रहे हैं। तो कर्नल कहता है पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम। उसे स्वयं पता था कि जिस जंगलों में ये खेमा लगा के बैठे हैं उन्हीं जंगलों में वज़ीर अली भी मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर कहीं छिपा फिर रहा है। तलाशते हुए अंग्रेज परेशान हैं, मगर कहीं उसका अता पता नहीं चलता, और उसे आश्चर्य होता है कि कुछ जाबाज सिपाहियों को लेकर ये सिपाही मुट्ठी भर लोगों को लेकर जंगल में इधर उधर घूम फिर रहा। तो जंगलों में घूमते फिरते हुए इन मुट्ठी भर आदमियों के बल पर इस आदमी में कितना दमखम है कि लोग उसके नाम से सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये सारी बातें वो आपस में करते हैं, और उन्हें लगता है कि बस अब कोई रास्ता नहीं है वज़ीर अली को पकड़ने के अलावा। लेकिन वज़ीर अली जो था वो सच्चा देशभक्त था, वो अंग्रेज़ों से नफ़रत भी करता था और देश से खदेड़ना चाहता था। उसके हाथ अवध की सत्ता छिन जाने के बाद वो नाको चने चबवा दिया था अंग्रेज़ों को। तो ये सारी चीज़ें देख करके अंग्रेज़ जो रहते बिल्कुल उससे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। अब उन्हें लगता है कि और कोई रास्ता तो उनके पास शेष बचा नहीं है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं सुना है वज़ीर अली जाति तौर से बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहता है बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। अब कहानी कंपनी के वकील के कत्ल की आ रही है। तो कंपनी के वकील का कत्ल करके कैसे वज़ीर अली घर में घुस के उसका कत्ल करके जाता है, ये कहानी आगे आएगी। तो ये अंग्रेज़ों ने सुन रखा था, तो उन्हें पता था कि वज़ीर अली एक जाबाज, हिम्मती, साहसी सिपाही है, वो कुछ भी कर सकता है। तो लेफ्टिनेंट पूछता है ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो कर्नल से पूछता है कि क्या आप इस किस्से को जानते हैं? तो कर्नल वो किस्सा सुनाता है। किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। अब ये चाल थी, लेफ्टिनेंट ने बताया कि ये चाल थी कि वज़ीर अली को किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए। तो उसको उसके पद से हटा देते वज़ीर अली को, जो बात वज़ीर अली को बहुत बुरी लगती है, और उसे बनारस भेज देते हैं कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ राज करो, और साथ में 3 लाख रुपया सालाना एक तरीके से रुपया बांध दिया। वजीफ़ा होता है एक, जिसको कहते हैं कि उनको सरकारी तौर से पैसा मिलना, धन मिलना, मुकर्रर करना मतलब तय करना। तो उन्होंने तय कर लिया था कि इनको सालाना पूरे वर्ष में वजीफ़े सरकारी धनराशि के रूप में 3 लाख रुपया दे दिया जाएगा। फिर कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। जब लेकिन कुछ दिन जब बीत गया बनारस में रहते, तो कोलकाता के जो गवर्नर जनरल थे उसको कोलकाता बुलाने की कोशिश करने लगे, बुलाने लगे। और वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। अब वज़ीर अली सीधे पहुंचा कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वकील थे उन कंपनी के वकील के पास, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि बनारस में जब उसने अपनी जगह बना ली तो अब उसे
कोलकाता बुलाया जा रहा, तलब किया जा रहा, मतलब बुलाया जा रहा कि यहाँ आओ, और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब करता है। उसे बुरा लगता था कि ये कोलकाता में क्यों बुलाया जा रहा। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा कह दिया। अब वकील तो कंपनी का पैसा खाता था, उसे बड़ा बुरा लगा कि ये पूछने वाला कौन होता है, तो उसने उसे खूब भला बुरा सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट के भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, और जब वकील ने उसे भला बुरा कहा तो उसने पूरी तरीके से ये तय कर लिया कि वह अब कुछ भी हो जाए एक निर्णय का रास्ता अपनाएगा। और उसने खंजर से तुरंत का तुरंत उसी के घर में घुसे हुए बैठे इन चर्चाओं के दौरान ही वकील को मार दिया और वहाँ से भाग गया। अब कर्नल, ये कहानी लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बैठ के कर रहे हैं, तो कर्नल कहता, लेफ्टिनेंट बोलता है कि और वहाँ से भाग गया। तो कर्नल उसका उत्तर देता है कि अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। क्योंकि वो घटना कर्नल को पता थी, तो कर्नल ने वो घटना बताई कि अपने जानिसार मतलब चाहने वाले, तो अपने चाहने वालों को समेटा और ले करके आजमगढ़ की तरफ भाग गया। अब आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब उन्होंने आजमगढ़ से गोरखपुर जाने के लिए वहाँ जो आजमगढ़ के जो साहब लोग थे, हुक्मरान थे, उन्होंने बड़ी हिफाजत से वहाँ से हटाने की कोशिश की, क्योंकि सारे लोग ये जानते थे वज़ीर अली ऐसा जाबाज सिपाही है कि जब ठान लेगा तो करके छोड़ेगा। तो उसे बड़ी हिफाजत के साथ घाघरा तक पहुँचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। अब वज़ीर अली कोई स्थान विशेष न पाने के कारण एक तो खफा था, उसे बहुत परेशानी थी, और वो कई सालों से इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। अंग्रेज भी परेशान हैं कि किस तरीके से इन्हें पकड़ लिया जाए। तो उसने कोई उपाय ढूंढा, जंगलों में खेमा डाले बैठे हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है। तो लेफ्टिनेंट को बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर ये वज़ीर अली चाहता क्या है। तो कर्नल उसका उत्तर देता है, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाएं, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं। तब कर्नल उससे समझाता है कि संभवतः ये उम्मीद की जाती है कि ये नेपाल जाना चाहता है और वहाँ जाके अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता है। यद्यपि वज़ीर अली तो ऐसे ही जाबाज सिपाही था और जब वो नेपाल पहुंच जाएगा तो अपनी ताकत को बढ़ाने में उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो कर्नल को लगता है कि वो यही चाहता है, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो यहाँ से चाह रहा है कि आपस में झगड़े जब यहाँ होंगे तब मैं आकर यहाँ राज करूँगा। तो सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे। और उसने लगा कि जब वो ताकतवर हो जाएगा, कर्नल ये बात बता रहा है लेफ्टिनेंट को कि उसकी उम्मीद ये है कि जब वो अच्छे से अपनी ताकत बढ़ा लेगा, अपनी फ़ौजें बढ़ा लेगा और वो ताकत के साथ सादत अली को भगाना चाहता था कि हटा लूँ और उसके तख्त ताउस को उस पर कब्जा कर लूँ। तो ये सोचकर वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। तो कर्नल ने बताया कि सादत अली को उसके पद से हटाना और अवध पे कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे, यही वज़ीर अली ने ठान रखा है। अब लेफ्टिनेंट पूछता है कर्नल से कि नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। अब गोरखपुर के जंगलों में खेमा डाल के ये सिपाही बैठे हुए हैं। अब गोरखपुर से नेपाल पहुंचना बहुत आसान है, बहुत कम दूरी है। गोरखपुर से 1 से 1.5 घंटे में सनौली बॉर्डर और सनौली बॉर्डर पार करते ही नेपाल।
तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत कम दूरी है, बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उसने कहा कि ये तो कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। तो कर्नल कहता है हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। अब उसने बताया कि किसी भी तरीके से नेपाल पहुंचना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अंग्रेज फौजें और नवाब सआदत अली के सिपाही भी उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो उसे कहीं भी सुरक्षा के साथ रहने नहीं देंगे। इसलिए वो जंगलों में भी हो सकता है भटकता फिर रहा हो। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तब तक तेजी से दाखिल होता है। ये लेफ्टिनेंट और कर्नल की ये बातचीत चली रही है। तभी जब कर्नल कहता है कि लेफ्टिनेंट से कि मुझे अच्छी तरह पता है कि वो निश्चय ही इसी जंगल में होगा, तभी एक भागता हुआ सिपाही आता है और दाखिल होता है। कर्नल अचानक चौंक पड़ता है और पूछता है क्या बात है। तो वो सिपाही कहता है, जो देख के आया रहता वो बताता है कि दूर से गर्द उठ रही है, मतलब धूल उठती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नल कहता है सिपाहियों से कह दे कि तैयार रहे। तो कर्नल ने बड़े आराम से तैयारी कर ली और बोला कि जाओ सिपाहियों को कहो कि तैयार रहे। वो चला जाता है सलाम ठोकते हुए और लेफ्टिनेंट जो खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ़ थे, मगन थे, खिड़की के बाहर झांक रहे थे, वो कहते हैं कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आ रहा है। अब लेफ्टिनेंट को उत्सुकता जगती है और उस उत्सुकता जगने के साथ उसने उस सिपाही के जब संदेश को सुना तो झांकता है, तो धूल से भरा हुआ जब वातावरण देखता है तो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा काफिला आ रहा हो, लेकिन दिखाई पड़ता है एक सवार। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि भाई लग तो ऐसा ही रहा कि बहुत बड़ा काफिला फौज आ रही है, लेकिन मुझे जो है सिर्फ एक सिपाही ही नज़र आ रहा है। तो कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। तो लेफ्टिनेंट को और उत्सुकता बढ़ती कि आखिर कौन ऐसा हिम्मती है। तो लेफ्टिनेंट कहता है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। तो थोड़ा ये चौकन्ने होते हैं, सावधान होते हैं। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है और कर्नल सिपाही से कहता है सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही ये सुन के चला जाता है सलाम ठोकते हुए। तो लेफ्टिनेंट फिर कहता है सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। तो लेफ्टिनेंट ने कहा भाई शंका करने लायक तो बात नहीं है, ये तो इसी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। और घोड़े के टापों की आवाज़ बिल्कुल करीब आकर रुक जाती है। अब सवार बाहर रहता, बाहर से जो सवार बाहर खड़ा है उससे वो कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। सवार बोलता है, जो घोड़े के टाप पर बैठा हुआ, घोड़ों की टापों की आवाज़ के साथ जो घोड़े की रुकती है आवाज़, उस पर बैठा हुआ सवार उतरता है और जोर की आवाज़ में कहता है गोरे से, सिपाही से, मतलब गोरे मतलब सिपाही से, कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा कहता है बहुत खूब, और सवार बाहर से इशारा करता, आवाज़ करता, आवाज़ करता है चुप रहने के लिए। फिर अंदर आकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। तो गोरे को लगा कि शांति से खड़ा कर दिया और अंदर जाके उसने खबर की कि जो सवार आया है वो आपसे मिलना चाहता है। तब कर्नल को थोड़ी और उत्सुकता जगी तो उसने कह दिया कि भेज दो। तो वज़ीर अली, लेफ्टिनेंट वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। तो उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई सिपाही उसकी जानकारी देने के लिए आया है। तो कर्नल कहता खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ तब तक अंदर आ जाता है। उसने चुप कराया, आते ही पुकार उठा तन्हाई तन्हाई, और उस सवार ताली बजा के जोर से कहता तन्हाई तन्हाई, यानी वो चाहता था कि कोई भी यहाँ न रहे, और इशारा करता है। तो कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें। तो उसने कहा कि आप घबराइए नहीं, अपने दिल की बात कहिए,
कोई दिक्कत नहीं है। तो सवार जो रहता है वो बोलता है, दीवार हम गोश दारत तन्हाई, कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो भी सुन सकते हैं, इसलिए मैं किसी के आगे कोई बात नहीं कहूँगा, मुझे बिल्कुल अकेलापन चाहिए। तो उसने कहा, और फिर लेफ्टिनेंट, कर्नल और सिपाही को इशारा करता है, सब लोग बाहर चले जाते हैं। कर्नल और सवार सिर्फ अकेले उस खेमे में रह जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब सवार बोलता है कि आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाल रखा है? तो कर्नल कहते हैं, कंपनी का हुक्म है, वजीर अली को गिरफ्तार करना है। फिर सवार का प्रश्न रहता है, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? उसने कहा कि वजीर अली तो अकेला आदमी है, इतनी बड़ी फौज लेके उसके पकड़ने की क्या वजह है? तो कर्नल कहता है, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए मैंने इतनी बड़ी फौज इकट्ठा की है। तो सवार का फिर प्रश्न रहता है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल ने उत्तर पूछा, क्यों? तो सवार कहता है, वो बहुत जाबाज सिपाही है। सवार उसको बताता है कि वजीर अली को पकड़ना इतना आसान न जानिए। तो कर्नल पूछता है, क्यों? तो सवार ने फिर उत्तर दिया कि बड़ा जाबाज सिपाही है, आप उसे जानते नहीं हैं। तो कर्नल भी कहता है, मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो सवार तुरंत कहता है, चंद कारतूस। और उसने तुरंत कहा कि मैं चंद कारतूस चाहिए, मुझे चंद कारतूस बंदूक की गोली चाहिए। कर्नल पूछता है, किस लिए? तो सवार फिर कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए, कि वजीर अली को गिरफ्तार कराने के लिए। कर्नल को बड़ी खुशी होती है, उसने फटाक से निकाला और 10 कारतूस उसके हाथ में रख दिए। अब जब रख दिए तो सवार मुस्कराते हुए कहा, शुक्रिया, और उसने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के साथ ही कर्नल ने को बड़ी उत्सुकता हुई कि शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन आगे इसने कुछ नहीं बताया। तो तुरंत कर्नल पूछता, आपका नाम? तो सवार तुरंत उत्तर देता है, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, यानी कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मेरी तो ये आदत थी कि मेरे खिलाफ होने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। टापू का शोर सुनाई पड़ता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है, और उसी समय लेफ्टिनेंट भी अंदर घुस जाता है। जब सवार को जाते देखता है तो लेफ्टिनेंट को बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर कौन था, आया और चला गया, कुछ पता भी ना चला। तो उसे बड़े आश्चर्य होता है। वो फटाक से अंदर घुसता है खेमे में और कर्नल से पूछता, कौन था? तो कर्नल की तो जैसे गले में आवाज़ ही नहीं थी। वो डर गया और डरते हुए धीरे से उसने दबी जबान में जैसे अपने आप से कह रहा हो, एक जाबाज सिपाही। और उसने कहा कि एक जाबाज सिपाही। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, वो जाबाज सिपाही यही वजीर अली है, जिसके नाम के डंके बजते थे, जिसके नाम से अंग्रेज सैनिक जो थे वो सहम जाते थे। वो जाबाज सिपाही उसी जंगल के खेमे में रहते हुए जब उसे पता लगता है कि अंग्रेज यहाँ खेमा डाले हैं उसे पकड़ने के लिए, तो उन्हीं के बीच घुस करके वो कारतूस ले आता है और इतना धमका देता है, इतना डरा देता है कि अंग्रेज़ों की घिघी बन जाए, और निकलते निकलते शुक्रिया अदा करके अपना नाम बता देता है, वजीर अली, जिसको सुनकर लेफ्टिनेंट और कर्नल के होश उड़ जाते हैं कि इतना जाबाज कोई कैसे हो सकता है कि दुश्मनों के खेमे में घुसकर अपना परिचय देकर और कारतूस लेके चला जाए। इसी हिम्मत और इसी ताकत पर यहाँ पर इन्होंने, लेखक ने इस नाटक का नाम कारतूस रख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये एक लघु नाटक है, बिल्कुल छोटा सा नाटक कहना चाहिए या एकांकी कहना चाहिए। कम पात्रों को लेकर जब एक ही दृश्य में नाटक, लघु नाटक खत्म हो जाता है तो उसे एकांकी कहते हैं। तो यहाँ पर एक लघु एकांकी है जिसका मंचन भी बहुत खूबसूरत होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक जाबाज सिपाही की कहानी मैंने आपको कारतूस एकांकी के माध्यम से सुनाई, और इसके प्रश्न उत्तरों के साथ
मिलते हैं अगले वीडियो में।